हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का ये है हमारा पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट नंबर 3 में हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले हम लोग समझेंगे कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध क्या होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे आज एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय है। समुच्चय क्या होता है, इंग्लिश में से सेट कहते हैं, तो जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक क्या है, समुच्चय है और इस समुच्चय में तीन चीज़ें हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद एक दूसरा समुच्चय है जिसमें कह दिया गया है कि ए फॉर, मान लीजिए कि आपने कहा कि ए फॉर क्या हो गया, अली हो गया, ठीक है, और बी हो गया हमारा भानु हो गया, क्या हो गया, भानु हो गया। फिर उसके बाद सी से हम लोगों ने मान लो ले लिया कि हमारा क्या हो गया, छेदी हो गया, ठीक है, सी से क्या हो गया, छेदी हो गया, छेदी, तो हमने क्या लिख दिया, छेदी लिख दिया। फिर उसके बाद एक और चीज़ लिख दिया, मान लो धोनी लिख दिया मैंने, ठीक है, धोनी लिख दिया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आप इसमें ध्यान से देखिए, ए से अली को मिला देंगे, बी से भानु को मिला देंगे, सी से छेदी को मिला देंगे, लेकिन डी फॉर धोनी वो तो छूट गया, तो ये इसमें डी नहीं है। इसका मतलब हम लोग अगर इसमें संबंध ढूंढना चाहें, ये ढूंढना चाहें कि इसका पहला जो लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, इससे क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप तुरंत मिला दोगे, ए से ए को मिला दोगे, फिर उसके बाद बी से बी को मिला दोगे, उसके बाद सी को सी से मिला दोगे। इन केस मान लो बाई चांस कि एक नाम और लिखा होता, ठीक है, मान लो यहाँ लिखा होता बी फॉर बिल्लो, मान लो लिखा होता बी फॉर बिल्लो, ठीक है, ये बिल्लो लिखा होता, तो फिर आप क्या करते, फिर आपको करना होता कि बी से इसको भी क्या कर देते, मिला देते, क्योंकि इसका भी रिलेशन क्या है, इसके साथ ही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और धोनी हमारा क्या है, वो छूट गया, ठीक है। ये जो ऊपर ग्रीन कलर से मैंने लिख रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को समझेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट है प्रांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। फिर उसके बाद क्या होता है, परिसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज। फिर उसके बाद सहप्रांत, इसे कहते हैं कोडोमेन। अगर ये तीन चीजें समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ ये संबंध भी आप समझ जाओगे, ठीक है। पहली चीज तो संबंध को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल आर से, क्योंकि इंग्लिश में इसे रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले इस एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। अली, बिल्लो, भानु, छेदी और धोनी, ठीक है, ये इतने सारे नाम हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से प्रांत कौन है, ठीक है। तो पहले तो संबंध समझ लो। संबंध का मतलब क्या है, हमने कहा कि एक कोई संबंध है, एक कोई रिलेशन दे दिया। अब रिलेशन क्या दे दिया, हमने कहा कि इसका और इसका पहला लेटर होना चाहिए। तो मान लो हमने इसे x ले लिया और इसे क्या ले लिया, हमने y ले लिया। तो हमने कहा कि x व y का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, प्रथम अक्षर समान हो, ठीक है। ये हमने एक रिलेशन ले लिया, क्या हो, प्रथम अक्षर क्या हो, समान हो, ये हमने एक रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया, इसका पहला अक्षर इसके पहले अक्षर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब फिर हम कह सकते हैं कि ए फॉर अली, बी फॉर बिल्लो, बी फॉर भानु, सी फॉर छेदी। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज़ हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सह प्रांत क्या है, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आप क्या बताओगे, तो देखो जरा ध्यान से, डेफिनेशन क्या लिखा है, लिखा है कि क्रमित युग्मों के, ठीक है, क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चयों को संबंध आर का प्रांत कहा जाता है। संबंध आर का क्या कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रांत। प्रांत को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रांत, अगर आपसे इसमें कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ठीक है, बहुत आसान है। प्रांत क्या बताओगे, सबसे पहले तो मंझला वाला ब्रैकेट लगाओगे। प्रांत क्या है, लिखा है कि क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चयों को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो प्रथम, देखो ये प्रथम घटक है, ये द्वितीय घटक है, इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे और इसको सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे। तो लिखा है कि क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को, तो इसमें कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। तो तुरंत मैंने लिख दिया ए है, बी है और सी है। क्या ये बात समझ में आ गई। इन केस मान लो कि आपके पास यहाँ पे ई भी होता, ठीक है,
क्या होता, ई भी होता। तो ई को नहीं लिखते क्योंकि ई फॉर वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो जितने भी सारे अवयव होंगे जिनका रिलेशन होगा, जिनका पेयर बनेगा, केवल वही वाले प्रांत होंगे। बाकी जो जिनका रिलेशन नहीं होगा वो प्रांत नहीं होंगे, वो डोमेन नहीं होंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो डोमेन आपसे कोई पूछेगा, प्रांत आपसे कोई पूछेगा तो क्या बता दोगे कि क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। क्रमित युग्म, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। तो ए, बी और क्या हो गया, सी। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि परिसर क्या है, हमको सिर्फ ये तीन चीजें समझानी है। अगर ये तीन चीजें समझ गए तो समझ लो सब कुछ समझ गए। परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, ठीक है, रेंज समझना है। तो क्रमित युग्मों के, यहां पर भी क्या लिखा हुआ, क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को। अब द्वितीय घटकों में कौन कौन आया है, अली आया है, बिल्लो आया है, भानु आया है, छेदी आया और ध्वनि आया। लेकिन ध्वनि को नहीं लेंगे क्योंकि क्रमित युग्म की बात की है, ऑर्डर्ड पेयर की बात की है, जिनका केवल संबंध होगा, बस उन्हीं की बात की है। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, जिनका संबंध होगा केवल वही, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन कौन है बताओ, अली आ गया, ठीक है, अली आ गया, बिल्लो आ गया, ठीक है, बिल्लो आ गया, फिर कौन आ गया, भानु आ गया, ठीक है, तो हमने भानु लिख दिया, ठीक, समझ में आई बात। छेदी हो गया, ठीक है, तो छेदी लिख दिया। फिर उसके बाद ध्वनि हो गया तो ध्वनि लिख दिया। बताओ ये बात समझ आ गई। ध्वनि लिखोगे, नहीं, ध्वनि नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, ध्वनि अगर आपने लिख दिया तो फिर वो परिसर नहीं होगा, क्योंकि वो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं, उसका इसके साथ कोई इसका संबंध ही नहीं है। बात समझ आ गई। फिर उसके बाद देखो, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि सह प्रांत क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन मतलब CO और डैश लगा के डोमेन लिख देना। अब देखो क्या लिखा है, यदि आर मतलब क्या है, संबंध, ठीक है। यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक्स वाई जो नाम हमने दिया था, चलो ए और बी कर देते हैं इसका नाम। ये ए हो गया समुच्चय, ये हमारा बी समुच्चय हो गया। ए से बी में एक संबंध है तो पूरे समुच्चय को सह प्रांत कहते हैं। कौन से, तो पूरे समुच्चय बी को क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। बी लिख लेना वहां पे, पूरे समुच्चय बी को। अब पूरे समुच्चय में कौन कौन आया बताओ, अली आया, ठीक है, अली के बाद कौन आया, बिल्लो आया, ठीक है, बिल्लो, ठीक है, बिल्लो आ गया। फिर कौन आ गया, भानु आ गया, ठीक है, तो भानु लिख लिया मैंने। फिर छेदी भी आ गया, ठीक है, छेदी भी आ गया। फिर उसके बाद कौन आया बताओ, फिर ये ध्वनि भी तो आया, फिर क्या आया, ध्वनि भी आया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो हमारा परिसर होगा, एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर पता चली कि जो हमारा परिसर होगा, जो हमारा परिसर होगा वो सबसेट होगा, ठीक है, वो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, सह प्रांत का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि सह प्रांत में जो भी चीज़ें आएंगी, सह प्रांत में जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें परिसर में जरूर होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परिसर जो है वो सह प्रांत का एक उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। उप समुच्चय क्या होता है, यदि किसी एक समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तो हम पहले समुच्चय को कहेंगे कि दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद अभी भी अगर चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं तो एक दूसरी चीज़ को देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर, क्योंकि ये चीज़ें ना अगर एक बार समझ गए तो एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं होगी, ठीक है, एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दूसरा कुछ समझेंगे। अब मान लो कि एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक, ध्यान से सुनना। मान लो कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लो ये दे दिया गया, ठीक है, तथा एक संबंध दे दिया गया है, एक रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है, एक रिलेशन दे दिया गया है। रिलेशन में कहा गया है कि x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, ये एक संबंध दे दिया गया कि, और इसमें भी कहा गया कि तथा x y बिलोंग टू a होना चाहिए। x और y दोनों a को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे एक बनाए डायग्राम, जिसको बोलते हैं चित्रण, ठीक है, प्रतिचित्रण, मैपिंग, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो बेटा मैथ आसान है,
पर जब कोई भी टीचर ना मैथ को ऐसे पढ़ाने लगता है कि सब कुछ एक ही साथ, तो मैथ बोझ लगने लगती है। उसको धीरे धीरे ही सीखना चाहिए। यदि आप सोचोगे मैथ हमें एक साथ आ जाए, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए उसको धीरे धीरे से समझना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तथा कहा गया है, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में कह दी गई है कि ए से ए पर, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए से ए पर संबंध प्रतिस्थापित कीजिए, ठीक है। मतलब कि ए इसको भी लीजिए और ए इसको भी लीजिए, ए से ए पर संबंध, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 और उसके बाद 5 के बाद फिर कौन आ जाएगा बताओ, 6। तो फिर इसको और दोबारा डालते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ए ही हो गया। तो हमें इसको नीचे ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, लिखा है कि x, y, ठीक है, x = y + 1। अब हम इसमें संबंध ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, संबंध ढूंढेंगे। तो पहले हम लोग ऐसे बोला जाए कि r का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप समझते हो ना, तो r का रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप हमको मान लो लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब हम आपसे पूछे कि अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर, मान लो आपने y बराबर 1 लिया, ठीक है। y, अब हम मान लो कह दे कि y बराबर 1 लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, x, ये हमने क्या ले लिया, y, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम कहें कि ये x है और ये क्या है कि ये हमारा क्या y है, ठीक है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने x बराबर यहाँ y बराबर, मान लो आपने y बराबर कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। y बराबर अगर 1 लेंगे तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर हम लोग y बराबर 1 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूँ, मैं कह दूँ इसको y कह दूँ और इसको x कह दूँ, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर हम समझा पाएंगे, ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे, इसलिए थोड़ा चेंजेस किए, ठीक है। अब अगर मान लो x बराबर 1 लिया तो y बराबर आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको x और इसको y मानते हुए x बराबर अगर हमने 1 लिया तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो y की मैपिंग इसके साथ कर दी गई, ठीक। क्योंकि अगर x बराबर 1 लेंगे, x बराबर अगर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आई ये चीज़। अब उसके बाद देखो, अगर x बराबर हमने 2 लिया तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर 2 लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का संबंध 3 के साथ है। फिर अगर हम कहें कि x बराबर 3 ले लो तो y बराबर 4 आ जाएगा। इसका मतलब 3 का संबंध 4 के साथ है, ठीक, समझ में आई बात। लेकिन अगर हम कहें, फिर से कहें कि x बराबर 4 ले लो तो y बराबर 5 आ जाएगा, और अगर 5 कहें तो 6 आ जाएगा। लेकिन 6 नहीं ले सकते, अगर हमने 6 ले लिया तो 7 आएगा। और उसने कहा है कि x और y दोनों a को बिलोंग करने चाहिए, इसलिए इधर 6 को ऊपर एक को छोड़ दोगे। बात समझा गई। तो इसका मतलब संबंध का जो रोस्टर रूप होगा वो क्या होगा, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। ध्यान से समझना, सब कुछ समझा देंगे, इसके बाद आपको समस्या होगी ही नहीं एक्सरसाइज करने में। 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, उसके बाद 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। यही संबंध है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप मान लो लिखा था और ये इसका रोस्टर रूप लिखा है, समझ गए। अब मान लो आपसे बोला जाए कि r का प्रांत लिखो, प्रांत लिखो, प्रांत क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रांत को पहली बात तो समुच्चय के रूप में लिखते हैं, तो मंझला ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो प्रांत क्या होता है, यदि इसका संबंध इसके साथ है, यदि इसका संबंध इसके साथ है और जो चीज़ पेयरिंग हुई है, जो चीज़ क्रमित युग्म है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई। तो 1 2 3 4 5 समझ में आई इतनी चीज़। ये थी हमारी क्या, प्रांत। अब आपसे मान लो पूछ लिया जाए r का परिसर बताओ, r का परिसर बताओ। तो परिसर में क्या, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को। अब द्वितीय घटक में कौन है, 1 है, 2 3 4 5 6 सब हैं, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्रमित युग्म नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। बात समझ में। अब मान लो कि आपने ये रोस्टर रूप लिखना सीख लिया, तो ध्यान से समझ लो नकल करने का तरीका। इनके जितने पहले हैं वो प्रांत होंगे, जितने दूसरे हैं वो परिसर होंगे, बस खत्म। यही है तरीका, ठीक है। देख लो चाहो तो, हमेशा यही होगा। ये लिखना सीख गए तो ये अपने आप सीख जाओगे। अब आपसे कोई अगर पूछे कि बताओ r का परिसर, तो हो गया। अब आप r का सह प्रांत बताओ,
आर का आप सह प्रांत मतलब को डोमेन बताओ, तो सारे सारे अवयव लिखा है। यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो पूरे समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सह प्रांत। तो हम लोग लिखेंगे सह प्रांत में कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्या ये बातें आपको बेहतर समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। इस तरीके से अभी इन चीज़ों को समझते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं, ताकि एक्सरसाइज 2.2 करें, उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। बीच में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हमें नए कॉन्सेप्ट को और सीखना होगा, इसलिए अभी आपको आगे तक देखना ही होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? पढ़िए ध्यान से। लिखा है कि मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और 3 डॉट 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 14 तक। ठीक है, ए बराबर इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ए बराबर दे दिया, इन्होंने 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये नंबर कहाँ तक जाएंगे? इन्होंने कहा 14 तक। तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 बार डॉट लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगा के 14। इसका मतलब ये 1 से लेकर 14 तक के सारे नंबर लिखें। फिर कह रहे हैं कि आर, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया है, संबंध दे दिया है। वो संबंध क्या है? इन्होंने कहा कि x और जो y है वो x और y इस प्रकार से हैं कि 3x माइनस वाई इजक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? 0। ठीक है, ये आ गया है। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ जो x और y हैं, जो x और y हैं वो दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं a को। ठीक है, ये इन्होंने एक संबंध है इसके बीच में दे दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, ए से ए का संबंध देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। मतलब अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसको देखो 3x माइनस वाई, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 3x माइनस वाई, और देखो यहाँ पे ये प्रथम घटक x है, दूसरा घटक क्या है? y। ध्यान से देख लेना, प्रथम घटक x है, दूसरा घटक y है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस वाई इजकल टू क्या लिखेंगे? 0। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो 3x और उसके बाद 3x y को उधर ले जाएंगे अगर, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y अपॉन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसकी हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा अगर हम लोग इसको डायग्राम बनाकर करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बना के ज़्यादा बेहतर होता है। 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, बस इतने नंबर डाल सकते हैं। इसमें देखो आगे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद 10 11 12 13 और 14 नंबर डाल दिए। अगर मैं यहाँ पे इसको x मानूंगा, क्योंकि देखो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये पूरा हमने माना x है, तो इसमें जितने नंबर्स लिखे हैं वो सारे क्या है? x है, और इसमें क्या है? y है। मतलब प्रांत इससे मिलेगा, परिसर उससे मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, अगर मुझे x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर y बराबर कितना आएगा बताओ? अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना लिखा, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x, ऐसे लिख लो, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब हम अगर x बराबर 1 रखें तो y बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अगर x बराबर 2 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ध्यान से समझना, अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा। ठीक, फिर अगर x बराबर हम 4 रखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, ये बात सुनाई। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। इसका मतलब हम 5 नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, जबकि ये कह रहा है कि x और y दोनों के मान 1 से a को बिलोंग करने चाहिए। बात समझ आई? a में होने चाहिए, तो हम लोग 5 नहीं रख सकते। समझ में आई इतनी चीज़? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे r। ठीक है, r का इन्होंने बोला था कि r को एक संबंध लिखिए। r का जो r बताइए क्या होगा? ठीक, तो r इक्वल टू क्या क्या हुआ? देखो, 1 का संबंध 3 के साथ है, तो हम लोग लिखेंगे 1 का संबंध
3 के साथ है, ठीक। फिर उसके बाद 2 का संबंध किसके साथ है, 6 के साथ है। 2 का संबंध 6 के साथ है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का 6 के साथ तो हो गया। फिर 3 का संबंध किसके साथ है, 9 के साथ है। और 4 का संबंध किसके साथ है, 12 के साथ है, ठीक है। 5 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर 15 आ जाएगा और 15 उसमें है नहीं, ठीक। समझ में आई बात। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आर का प्रांत, आर का प्रांत। बताओ प्रांत क्या होगा। प्रांत का मतलब इसके वो सारे अवयव जिनका संबंध है उनके साथ, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, या फिर ऐसे समझ लो कि जो ऊपर ये ब्रैकेट बने हैं इसमें पहला 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 छाप दो, ठीक है। आर का प्रांत, आर का परिसर देखो, रेंज देखो, इसकी रेंज कहाँ तक है बताओ। रेंज कौन कौन आया है रेंज में, 3 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 12 आया है, ठीक है। तो 3 6 9 12, 3 आया है, 6 आया है, 9 है और 12, मतलब उसका ही केवल उसके साथ संबंध हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखो आर का सह प्रांत, आर का सह प्रांत। अब सह प्रांत का मतलब इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे लिख दो। तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लिख देंगे हम लोग, 14 तक लिख देंगे। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको ये करना है, ये थोड़ी चीज़ों को ध्यान देना है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसे आसानी से और आराम से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, केवल आपका यही हक है बस, ठीक है। क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर बहुत अच्छे से लोग देखेंगे, प्रोग्रेस होगी, लाइक करोगे सभी लोग, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मुझे और वीडियो आगे कंप्लीट करने चाहिए, सब कुछ आगे अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग इसके बाद कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और उम्मीद है कि सब बेहतर समझ में आ रहा होगा, अभी तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे आपको समस्या हो भी ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर पर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर, मतलब एक कोई समुच्चय है जिसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो मान लो कि हमने क्या माना कि माना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। माना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। संख्याओं का समुच्चय, कोई एक समुच्चय है जिसमें क्या है, सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग कितने से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 2 और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इसमें सारी संख्याएं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक कोई रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक समुच्चय होना चाहिए, दूसरा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन क्या है कि x, y इस प्रकार से है कि x जो है वो क्या है, प्रथम घटक है, और y क्या है, वो द्वितीय घटक है, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि x, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। और साथ ही साथ एक शर्त दे दी है कि जो x है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और साथ ही साथ एक चीज़ और दे दी है, कह दिया है कि x, y बिलोंग टू n, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमसे बोला गया है कि सबसे पहले तो इसका संबंध r लिखिए और उसको रोस्टर रूप में लिखिए, और उसके बाद उसके प्रांत लिखिए और उसके परिसर लिखिए। सह प्रांत आपसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। प्रांत और परिसर पूछा गया, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 1, इसमें सारी की सारी क्या है, संख्याएं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर दिए हुए हैं। 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक सारे नंबर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया इतना। अब यह 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर 1 2 3 4, बस इतने लिख लो, काफ़ी है, जब जरूरत पड़ेगी आगे लिख लेंगे। इसमें 1 2 3 4 मान लो इतना लिख दिया, ठीक है। आगे और लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो हम लोगों से बोला गया है संबंध r, ठीक। एक शर्त दे दी गई है, क्या शर्त दे दी गई है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5, और जहाँ x है वो 4 से कम है, x जो है वो 4 से कम है, ठीक है। तो मतलब हमको जो भी संख्या लेनी है वो 4 से कम लेनी है x में,
ठीक है, 4 से क्या लेनी है, कम लेनी है। तो कौन कौन हो सकती है 4 से कम, 1 2 3। तो केवल 1 2 3 लिखिए और कुछ मत लिखिए, ठीक है। बाकी लिखने को इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं क्योंकि वो समुच्चय लिखा जाता है पूरा, पर इतना ही लिखिए, ठीक है। 4 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोगों ने x बराबर यहाँ पे 1 लिया, अगर 1 लिया तो 1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, 5 अगर जोड़ेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 का संबंध 6 के साथ है तो हमने 6 लिखा। फिर अगर हम लोग x बराबर यहाँ से 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 में अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का संबंध 7 के साथ है और 3 का संबंध किसके साथ है, 8 के साथ है। बताइए चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे लिखो या बहुत और अच्छे से लिखना चाहते हो तो केवल 6 7 8 लिखकर मैपिंग कर दो और कुछ नहीं होगा। सिर्फ 6 7 8 लिखकर मैपिंग कर दो और कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं भैया बहुत ही अच्छा लिखना चाहते हैं तो डॉट 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 इनफाइनाइट डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे लिख सकते हो। समझ में आई बात, केवल मैपिंग दिखानी है बस। तो अब हम लोग आर देखो क्या लिखेंगे, 1 का 6 के साथ संबंध लिखा, 1 का 6 के साथ, ठीक। फिर उसके बाद 2 का 7 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का किसके साथ, 8 के साथ। अच्छा 4 का भी ले सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 4 से कम लेना है तो 4 से कम। अब हम लोग इसके प्रांत लिखेंगे, प्रांत में देखो क्या लिखोगे, लिखोगे आर का प्रांत, ठीक है। प्रांत मतलब डोमेन, कौन कौन से होंगे, 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। बात समझ आ गई। अब परिसर देखो, परिसर देखो, ठीक है। परिसर में कौन, रेंज में कौन कौन आया, 5 6 7 और 8, देखो 6 7 8। बात समझ आ गई। अब मान लो आपसे सहप्रांत भी पूछ लेते इस क्वेश्चन में तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी संख्या है। तो उम्मीद है कि इतना सब कुछ बेहतर समझ में आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, ठीक है। लिखा है कि ए बराबर कुछ दे दिया गया है, ठीक है। ए बराबर कुछ दे दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर कितना है, देखो बहुत आसान है, इनको डरना नहीं है, बस आराम से करना है चीज़ों को, ठीक है। गर्मी बहुत है इसलिए जोश दिखाना ठीक नहीं है, बहुत पसीना आ रहा है फिर, है ना। ए बराबर और बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 4 6 और 9 को, ठीक है। ये 3 चीज़ें दी हैं, समझ आई बात। फिर कह रहा है कि ए से बी में एक संबंध लिखिए, ए से बी में एक संबंध लिखिए। तो सबसे पहले ए हो गया, मान लो ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक। ए में जितने सारे अवयव हैं उनको सारे सबको लिख लो और बी में जितने हैं उनको सबको लिख लो। ए में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 2 3 और उसके बाद 5। फिर उसके बाद देखो बी में कौन है, 4 6 9, ठीक है। 4 है, 6 है और उसके बाद 9 है। अब उसके बाद इसको भी हमको एक बॉक्स में बंद कर देना और इसको भी एक बॉक्स में ऐसे ही बंद कर देना, ठीक है। फिर एक रिलेशन दे दिया गया है, आर दे दिया गया है। आर कह रहा है कि एक्स और वाई इस तरीके से है, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू y, सॉरी y बिलोंग टू b, ठीक है। ये दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन। देखो फिर क्या कह रहा है कि इस तरीके से है कि x और y का अंतर विषम है, ठीक है। क्या है, विषम है, अंतर विषम है तथा x बिलोंग टू a, वही चीज़ जो हमने भी कही थी, और y बिलोंग टू b, मतलब x जो है वो a में है और जो y है वो b में है, ठीक। ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द्वारा परिभाषित कीजिए और r को, केवल r को लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखना है, केवल संबंध को लिखना है, ठीक है। देखो हमसे इसको हल बोला गया, ठीक है। इन्होंने कहा है इसका x और y का अंतर जो है विषम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 1 को 4 गुस्से के साथ घटाकर देखो, 1 को 4 के साथ घटाइए, कितना आंसर आएगा, 3। इसका मतलब 3 विषम है, संबंध हो सकता है। 1 को 6 के साथ घटाइए, 5 आ जाएगा, इसका मतलब इसका संबंध इसके साथ हो सकता है। ध्यान से समझना, 1 को 9 के साथ घटाइए, आंसर 8 आएगा, इसका मतलब इसका संबंध नहीं हो सकता, इसका संबंध नहीं हो सकता क्योंकि 8 आएगा, ठीक। समझ में बात। फिर इसके बाद देखो 2 को 4 के साथ नहीं कर सकते, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 6 के साथ और 2 को अगर हम 9 के साथ करना चाहें तो हो सकता है।
2 को 9 के साथ करेंगे तो फिर हो सकता है। इसका मतलब संबंध में एक सम और एक विषम संख्या होनी चाहिए, तभी तो विषम आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर सम से सम को घटाओगे तो सम आ जाएगा, विषम से, अगर विषम से मान लो कोई आपने विषम संख्या ली और उसमें से विषम संख्या घटाओगे तब भी सम आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने एक सम दूसरी विषम ली तो हमेशा विषम आएगा। अब देखो 2 से अगर हम 4 को करेंगे 2 आएगा, 2 से 6 को करेंगे 4 आएगा, ये सारी सम है। फिर 2 को 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। संबंध हो सकता है, मतलब 2 का केवल 9 के साथ हो पाएगा और किसी के साथ नहीं हो पाएगा। अब 3 का 4 के साथ देखो बिल्कुल हो जाएगा, 3 का 4 के साथ करके देखेंगे बिल्कुल संबंध हो जाएगा। तो 3 का 4 के साथ एक आंसर आएगा क्योंकि, ठीक। अब हम देखेंगे, अच्छा एक का रहेगा, हाँ 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ नहीं हो सकता, 3 का 9 के साथ आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 3 का 9 के साथ बताओ 6 आएगा, तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। 5 का 4 के साथ हो सकता है, 5 का 4 के साथ, तो 5 का 4 के साथ, 5 का 4 के साथ हो गया। फिर उसके बाद 5 का 6 के साथ एक आ जाएगा, 5 का 6 के साथ ये भी हो सकता है। बताओ इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? कुछ कठिन था इसमें? कुछ भी तो नहीं है। इसका मतलब हम लोग अगर आर लिखेंगे, संबंध लिखेंगे, तो पहले ग्रीन वाले को देखो, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है, देखो घटाने पे 3 आ रहा है। फिर उसके बाद 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 9 के साथ, 2 का 9 के साथ, और 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 3 का फिर और किसी के साथ है नहीं है। फिर 5 का किसके साथ है, 5 का 4 के साथ, और 5 का 6 के साथ, और उसके बाद फिर और किसी का नहीं है। तो इसका मतलब कितने संबंध है, 2 ग्रीन, 2 और 3, उसके बाद तो 5 1 6, कितने हो गए, 6 हो गए। बस यही सारे रिलेशन है, इतना ही है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ भैया कि इसमें प्रांत क्या है, तो प्रांत कौन कौन है, एक है ये वाला, फिर 2 है, फिर उसके बाद 5 है, और फिर उसके बाद कोई नहीं है। जिनका संबंध हुआ है वो सारे, तो इसके में सारे प्रांत और सारे परिसर, और बी भी क्या हो जाएगा आपका सहप्रांत। पर वो सब सारी चीज़ें पूछी नहीं गई है। तो बताओ ये चीज़ समझ में आएगी? इन्होंने केवल ये कहा था एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब इन दोनों को घटाने पे आंसर कितना आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो मतलब ये एक्स कौन है, ये है, वाई कौन है, ये है, एक्स कौन है, ये है, वाई कौन है, ये है। समझ में आ रही इतनी चीज़ें? तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। एक चीज़ इसमें छूटी, अगर मैं 3 को 6 के साथ देखूं तब भी तो क्या आ जाएगा बताओ, विषम ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 और 6 भी इसमें लिख लो, ठीक है, वो मुझसे छूट गई थी, 3 और 6। समझ गए मेरे लाल? समझ में आई इतनी चीज? तो इस तरीके से ये आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, क्या लिखा है, आकृति 2.7, डायग्राम भी दिखा। आकृति 2.7 एक आकृति बनी हुई है इस प्रकार से, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद 5 है। फिर उसके बाद इसका संबंध इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ये P है और ये Q है, ठीक है, कौन, ये आकृति। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए। इसका मतलब कह रहे हैं कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए और रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले तो देखो हम रोस्टर रूप लिखेंगे, ठीक है, रोस्टर रूप, तब समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। रोस्टर रूप में क्या है, 5 का 3 के साथ, तो 5 का संबंध 3 के साथ, तभी तो बेहतर समझ में आएगा। 4 का संबंध 2 के साथ, 6 का संबंध किसके साथ, 4 के साथ। फिर उसके बाद 7 का संबंध 5 के साथ, 7 का संबंध 5 के साथ, तो 7 और उसके बाद कॉमा लगा के 5 लिख दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये क्या होगा, इसका रोस्टर रूप। अब इसका समुच्चय रूप देखो, यहीं पे लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, रोस्टर रूप क्या होता है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले चैप्टर नंबर 1 क्लियर करके आओ, उसके बाद तब देखो मेरे लाल, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप, अब आप सोचते हो अच्छा सर जी मैथ साइंस बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, सर जी मैथ समझ में नहीं आती। उसका रीज़न क्या है ना, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो पीछे से, और जो कंटिन्यू पढ़ के आएगा वो कह दे कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं जानूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैथ है। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, 5 में जो है 2 घटाओगे 3 आएगा, 6 में 2 घटाओगे 4 आएगा, 7 में 2 घटाओगे 7 आएगा, 7 में 2 घटाओगे 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि ये समुच्चय निर्माण रूप, मान लो ए मान लिया हमने, ठीक है, रोस्टर रूप, तो ए बराबर मान लो, ए बराबर मान लिया, ठीक, या हम कहते हैं पी बराबर या पी क्यू बराबर, जो भी लिखना चाहो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब हमने कहा है समुच्चय निर्माण रूप, तो क्या लिखेंगे बताओ,
लिखेंगे कि x कॉमा वाई इस प्रकार से है कि इसमें जो x का मान है वो अगर y में हम लोग 2 घटा रहे हैं तब आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम कहें कि ये क्या है 5 कॉमा 5 में 3 घटा रहे हैं, ठीक है, 5 में कितना घटा रहे हैं 2 घटा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग x में से 2 घटा रहे हैं तो हमको y मिल रहा है, ठीक है, x में से 2 घटा रहे हैं तो y मिल रहा है। तो हम लोग वही लिखेंगे कि इस प्रकार से है कि y बराबर x में से 2 घटाने पर मिलता है। ठीक, ये बात समझ आ गई। x में से 2 घटाओगे तो हमको कितना मिलेगा, y मिलेगा। ये सारे x हैं, 2 घटाओ y मिल जाएगा। 6 में से घटाओगे 2, 4 मिल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अपने मन से बना के कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे वो ये हो गया। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि तथा x बिलोंग टू, x किसको बिलोंग कर रहा है, p को, एवं जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, q को। ठीक, बस खत्म। इस तरीके से ये रोस्टर रूप हो गया और ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा आपको घुमा कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6, a बराबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6। बच्चा गलती क्या करता है, देखता नहीं है कि 5 बीच में गायब है और तुरंत लिख देता है। फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि r पर, ठीक है, एक संबंध दे दिया गया है इन्होंने, आर ए पर एक रिलेशन है जो a पर दिया गया है, इसके ऊपर दिया गया है। क्या दिया गया है कि दिया गया है कि a कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई की जगह पे a कॉमा बी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से है कि a कॉमा बी बिलोंग टू a, मतलब a और b दोनों इसको ही बिलोंग करते हैं। ठीक, बिलोंग टू a। उसके बाद फिर लिखा है कि संख्या जो a संख्या b को यथावत मतलब डेसिमल में आंसर नहीं होगा, यथावत विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, विभाजित करती है। ठीक है, ये परिभाषित है। फिर पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, पहला क्वेश्चन लिखा है आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आर का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। फिर प्रांत पूछा है और परिषद पूछा है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। आर का रोस्टर रूप पूछा गया, रोस्टर रूप क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम लोग लिखेंगे आर का रोस्टर रूप क्या क्या होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, आर का रोस्टर रूप आर इक्वल टू, पहले देखो, पहले और एक चीज़ कहा है कि जो मैपिंग होगी वो ए से ए के ऊपर होगी, ए से ए के ऊपर मैपिंग होगी। ठीक है, तो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। ध्यान से समझना। ठीक, कह रहे हैं यथावत विभाजित करती है। अच्छा बताओ, 1 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1 से 1 को डिवाइड करने पे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। क्योंकि देखो कह रहा है कि a संख्या b को यथावत, और a कौन है, ये सारे a हैं स्मॉल a, और ये सारे क्या है स्मॉल b है, और है क्या वो दोनों कैपिटल A के अंदर है। कैपिटल A क्या है, एक समुच्चय है। ठीक, अब देखो अगर हम एक को 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, देखो क्या करें, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। इसका मतलब हम लोग निकाल रहे हैं b अपॉन a, और कोई संख्या जो आनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 1/1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2/1 लिखेंगे तब भी 2 आएगा, 3/1, मतलब 1 की मैपिंग सबके साथ हो जाएगी, क्योंकि 1 किसी के डिनोमिनेटर मतलब कि हर में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो इसका मतलब 1 की मैपिंग तो सबके साथ, 1 की मैपिंग सबके साथ। समझ में आ रही इतनी चीज़, 1 की मैपिंग सबके साथ, क्योंकि 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5 और 5 है नहीं 6/1। ठीक है, तो सबके साथ हो जाएगी। आप लोग पूछ रहे थे ना सर इतने दिन से क्लास क्यों नहीं आ रही, क्या है, आप खुद ही देख लो कि क्या हाल है, क्या हाल हो जाता है। इतनी गर्मी, और इसी वजह से मतलब कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है, इतनी गर्मी है। ठीक है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि चाहे जितनी गर्मी हो क्लास देना है तो देना है। ठीक है, अब एक को एक के साथ कुछ भी करने का मन नहीं होता। आप लोग तो कभी भी क्लास को देख सकते हो, मुझसे पूछो कि क्लास को बनाने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है, और उसके बाद फिर जो होता है ना वो फिर क्या बताऊँ मैं। 1 को 6 के साथ 5 नहीं है, 5 भूल मत जाना, 5 नहीं है, गलती वही होती है जब 5 लिख देता है बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब 2, अब किसी के बटे में 2 अगर लिखोगे
तो कौन सी संख्या ऐसी है जो अपॉन में अगर 2 लिखा होगा तो वो कट जाएंगी, ठीक है। अगर आप 1/2 लिखोगे पॉइंट में आएगा, 2/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2/2। तो इसका मतलब 2 की मैपिंग किसके साथ होगी, 2 की मैपिंग 2 के साथ, ठीक है। अच्छा 2 की मैपिंग और किसके साथ होगी, 4 के साथ हो जाएगी, और 2 की मैपिंग 6 के साथ भी हो जाएगी। इसका मतलब 2 के साथ, 4 के साथ, 6। अब ये डैश जो हमने लगाया तो आप ऐसा इतना दूर बनाना कि ये बीच में एरो लगे बस, ठीक। इसका मतलब 2 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 और 2 मतलब 2 4 लिखोगे आप। फिर उसके बाद 2 6, 2 6, ठीक है। और कुछ नहीं लिख सकते आप, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता अगर आप सोचो, क्योंकि अगर आपने 3/2 लिखा तो पॉइंट में, 1/2 लिखा तो भी पॉइंट में, ठीक है। अब 3 की मैपिंग देखो, 3 किसको साथ, अब देखो 1/3 पॉइंट में, 2/3 पॉइंट में, 3/3, तो आज क्या लिखोगे, 3/3। तो हम लोग लिखेंगे 3 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, और 3 की मैपिंग 6 के साथ, 3 की मैपिंग 3 और 6 के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की मैपिंग 3 के साथ और 3 की मैपिंग 6 के साथ। जानबूझ के मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि इनको समझाने में समस्याएं ना हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद देखो अगला, अब अगला देखो 4 की किसके साथ, 1/4 पॉइंट में, 2/4 वो भी पॉइंट में, 3/4 वो भी पॉइंट में, सिर्फ 4/4, सिर्फ 4/4, और 6 को केवल 6 की मैपिंग केवल 6 के साथ। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब 4 की मैपिंग किसके साथ। अब आप सोच रहे हो सर जी आप क्यों काउंट कर रहे हैं, मैं सच बताऊँ बाद में बता दूंगा क्यों काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 6 की मैपिंग 6 के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने एक संबंध ढूंढ लिया, और कैसे ढूंढा वो आप चित्र देख सकते हो कि एक का सबके साथ, क्योंकि किसी के भाग अगर नीचे अपॉन में 1 लिखोगे तो सब आंसर सब पूरा डिवाइड होके होल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 5 नंबर क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। होमवर्क दिया जाए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कर लोगे आप लोग, ठीक है। बताया जाए कि कर लोगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं समझाता हूँ। पहले लिखा है, एक रिलेशन दे दिया r = x, x + 5, ठीक है। x, x + 5, देखो ये लग गया ना कॉमा, इसका मतलब ये प्रथम घटक होगा और ये द्वितीय घटक होगा, ठीक। यही समझाना है इसमें। फिर उसके बाद सच दैट, इस प्रकार से x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। समझ में आई बात। फिर उसके बाद ब्रैकेट, ये ऐसे है। अच्छा एक समुच्चय है, ओहो एक समुच्चय है, देखो समुच्चय के अंदर समुच्चय, खुद ही देख लो आप कि समुच्चय के अंदर समुच्चय, ठीक। फिर कह रहे हैं कि द्वारा परिभाषित आर के प्रांत और परिसर लिखिए। इसके प्रांत लिखिए और परिसर लिखिए, ये सारे रिलेशन दे दिए गए हैं, कुछ नहीं है, डरना नहीं है कुछ भी। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखोगे, x कितना है 1 2 3। अब देखो x और x + 5, 0 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख देंगे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, x + 5, ठीक। अब देखो 0 में 5 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 में 5 जोड़ोगे तो क्वेश्चन क्या करें, द्वारा परिभाषित r के प्रांत एवं परिसर, प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 हो गया, x + 5 निकालो। देखो ये जितने सारे लिखे ये x होंगे, ये x + 5 होंगे। तो 0 में 5 ऐड करो, तो 0 में 5 ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा बताओ। 0 में अगर 5 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 1 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इन्होंने शर्त नहीं दी कुछ भी इस बार। 2 में ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 3 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 9 आ जाएगा, और 5 में ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। बस खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, हमसे बोला गया प्रांत और परिसर, तो हम लोग लिखेंगे आर के प्रांत और आर के परिसर। इन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि आप इसको जो है ये रोस्टर रूप में दिया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, ये नहीं बोला गया कि इसको रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखना होता तो क्या करते, 0 5 1 6 और उसके बाद 1 6 और 2 और 7 3 और 8 ऐसे लिखते। तो प्रांत और परिसर कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे क्या हैं प्रांत, 0 1 2 3 4 5, ठीक। ये सारे क्या हो गए, प्रांत हो गए। और ये सारे क्या हो गए, परिसर। ठीक, ये सारे क्या हो गए, परिसर। ठीक, समझ में आ गई बात। बस यही था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया।
7 देखो, कुछ नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। 7 देखो, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से। लिखा है कि संबंध R, ठीक है, संबंध एक R है और R बराबर, क्वेश्चन दिख गया होगा ना आपको, क्या लिखा है, R, संबंध R, ठीक है। जिसको देखना होगा वही देखेगा अंत तक। X यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं चलेगा, मैं क्या करूँ, ठीक है। इंटरटेनमेंट करेंगे ठंडी के दिनों में, ठीक है, ठंडी के दिनों में वहाँ थोड़ा सा माहौल ठंडा रहता है। कह रहा है कि संख्या X, और बोला गया है कि संख्या, ठीक है, संख्या जो X है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। संख्या X 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, ठीक है, संख्या है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर लिखा है कि को रोस्टर रूप में लिखिए। किसको रूप, कौन से रूप में, रोस्टर रूप में लिख कर दिखाइए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, सॉरी, इसका डायग्राम बनाओ, ऐसे फिगर में बनाओ। 10 से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 10 से कम, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या है, एक नहीं हो सकता, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 8 आता नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 से कम, बस ये सारी है, इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद ये क्यूब बना, ये बना क्यूब हो गया, ठीक है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, ठीक। अब देखो क्या करें, एक्स क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे R का वो कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप, और हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप। बहुत आसान है, कुछ नहीं है मेरे लाल, बहुत आसान है, सही बता रहे, बहुत आसान है। देखो समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप बोला गया है, मंझला ब्रैकेट लगा दो, ठीक, क्या लगा दो, मंझला ब्रैकेट। अब देखो क्या है, 2 3 5 7, 2 हो गया एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद 3 एक ब्रैकेट में, ठीक, फिर उसके बाद 5 एक, और उसके बाद 7, ठीक, और अगला खाली रखूँ। अब 2 का क्यूब करो, क्योंकि देखो x क्यूब लिखा है, x ये सारे x हैं, ये सारे x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा बताओ, 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 का क्यूब 8, ठीक, ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, आगे चल के जब पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 5 का क्यूब 125, और 7 का क्यूब निकाल लो, 7 का क्यूब 7 7 49, और 49 9 आएगा, 9 7 63, 343, कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब 343, बस हो गया। क्या लिखोगे, 8, 3 का क्यूब 27, और 5 का 125, 7 का 343, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस एक सीधी लाइन में लिख दो इसको, ठीक, समझ में आ गई बात, आगे R लिख दो। समझ में आ गई इतनी चीज़, क्लियर है ना, बताओ, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक, बेहतर समझ में आया। अब इसके बाद वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन उसी के बेस पे है, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से, ठीक, अब देखो ज़रा ध्यान से, जो लाइन में लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समुच्चय, ये रिमार्क में दिया हुआ है बुक में, आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पेज नंबर 35 पे दिया हुआ नोट, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, समुच्चय बी के संबंधों, ठीक है, संबंधों की कुल संख्या, जो संबंध हम लोग निकालते हैं ना, रिलेशन, कुल संख्या A क्रॉस B, जो कि 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा, के संभव उपसमुच्चयों, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब बताएंगे तभी समझ में आएगा, उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है, उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब नहीं समझ पाए, देखो जरा ध्यान से। मान लो कि आपके पास कोई A है, एक समुच्चय, ठीक है, A कोई एक समुच्चय है जिसमें मान लो कि हमने कहा 1 से लेकर 1 2 3 इतने सारे अवयव हैं। लेकिन हम कहें कितने अवयव हैं, तो आप कहोगे सर मान लीजिए कि उसमें P अवयव है, ठीक है, हमने मान लिया, ये सारी गिनती 1 2 3 4 ये सब n की जगह P हो गई, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर B हो जाए तो आपने लिख दिया 1 2 3 4 सर आपने, अच्छा सर इसको ऐसा कीजिए ना कि नंबर ऑफ B इक्वल टू Q मान लीजिए, ठीक है। अब हम कहें बेटा कि आप इसका A क्रॉस B निकालो,
तो आप क्या करोगे, एक को एक के साथ, एक को दो के साथ, एक को तीन के साथ, एक को चार के साथ लिखना शुरू करोगे। एक को 4 बार लिखोगे, मतलब एक को एक के साथ, एक को 2 के साथ, क्योंकि A क्रॉस B निकालोगे, फिर 2 को सबके साथ लिखोगे, फिर 3 को सबके साथ लिखोगे, इस तरीके से निकालोगे। तो इसका मतलब हम कहें कि अगर इसमें कितने लोग हैं, देखो 1 2 3, इसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, जो कि Q नाम दिया गया है 4 को। तो इसका मतलब 3 चौको 12। अगर हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, P क्रॉस Q होंगे। इसका मतलब PQ होंगे, जितने भी इसमें होंगे जितने भी उसमें होंगे आपस में गुणा कर लो, ठीक। तो यही चीज़ हमें लिखनी है कि नोट है, ध्यान से समझना। यदि ये एक तरीके का नोट ही है, यदि N क्रॉस A इजक्वल टू P हो, ठीक है, A में कितने हो, P अवयव हो, तथा N क्रॉस B अगर इसमें Q अवयव हो, तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या PQ होती है, ठीक है। कितनी होगी, तब होगी। ये बात समझ आ गई। इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर इनमें कोई एक संबंध निकालना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, अर्थात एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा यहाँ पे, अर्थात संबंधों की संख्या, अर्थात संबंधों की संख्या। अगर हमसे संबंधों की संख्या पूछेगा तो जितना हम लोग A क्रॉस B करेंगे उसको 2 की पावर PQ लिख देंगे। बस क्या लिख देंगे, 2 की पावर PQ। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे PQ करने के बाद 4 आया तो हम 2 की पावर 4 लिख देंगे। इतने संबंध हो सकते हैं, बात समझ नहीं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसको करेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 7 कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए A बराबर, क्वेश्चन नंबर 8, A बराबर दिया हुआ है x, y और z, ठीक है, x, y और z। तो अगर हम x, y, z दिया है, फिर B बराबर कितना दिया है, 1 और 2, ठीक है। B बराबर कितना दिया हुआ है, 1 और 2, ठीक। हमसे पूछा गया है कि A और B के संबंधों की संख्या ज्ञात करो, A और B के संबंधों की संख्या, ठीक। ध्यान से समझना, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A बराबर x, y और z, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 है, ठीक। फिर उसके बाद चूंकि B बराबर कितना दिया हुआ, 1 और 2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1 2, कितने हैं लोग इसमें, 2 हैं। इस बात समझ आ गई। तो हम लोग लिखेंगे संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। अब संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 की पावर PQ, और अर्थात P बराबर 3 और अर्थात Q बराबर कितना, 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6। बताओ ये बात समझ आ गई। बस यही था क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें कितने अवयव हैं, 3, इसमें 2, 6 हो गए। 2 की पावर 6 संबंध होंगे, 2 की पावर 6 संबंध होंगे। ये संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब आगे के एक्सरसाइज में आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हम लोग कितने कर चुके, 8। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं दिए, और जिसमें वैल्यू नहीं दी होती है क्वेश्चन कठिन लगता है। लिखा है कि मान लीजिए R कोई एक रिलेशन है, वो R है और वो किस पे के ऊपर दिया हुआ, Z पर। Z मतलब होता है पूर्णांक, Z मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। तो Z का मतलब पूर्णांक होता है। R बराबर दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, A, B, और रिलेशन दिया है कि A, B बिलोंग टू Z, ये पूर्णांकों को बिलोंग करता है, और A माइनस B एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। ये बात समझ आ गई, और इसके द्वारा परिभाषित है, ये दे दिया इन्होंने। अब देखो इसके कह रहे हैं प्रांत ज्ञात करो और परिसर ज्ञात करो। प्रांत ज्ञात करो और क्या ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक हैं, ठीक है। 0 भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा,
पूर्णांक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए और बी एक पूर्णांक है। अगर हम लोग देखें तो इसमें जितने नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, पूर्णांक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ए और बी दोनों जेड को बिलोंग करते हैं, पूर्णांक हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या आएंगे, पूर्णांक ही आएंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर जब ये पूर्णांक हो गए तो हम कहेंगे कि ये इसमें जितने सारे हैं वो ए है, इसमें जितने हैं वो बी हैं। अच्छा, पूर्णांक को पूर्णांक से घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा कि नहीं, पूर्णांक को पूर्णांक से घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब इसमें जितने भी लोग होंगे, इसमें भी जितने लोग होंगे वो सारे के सारे पूर्णांक होंगे। तो हमसे पूछा गया है आर का प्रांत, आर का प्रांत, तो वो पूर्णांक ही होगा कि नहीं, तो इसका मतलब जेड होगा। ठीक है, आर का परिसर पूछा गया है तो वो भी क्या होगा बताओ, पूर्णांक ही होगा कि नहीं, तो वो भी क्या होगा, जेड। खत्म, आई बात समझ में। पूर्णांक से पूर्णांक को घटाने पे आंसर पूर्णांक ही आता है। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, कुछ था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं है, केवल क्या सीखा हम लोगों ने, यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, बाकी सारे आसान आसान क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर लिए, अब आपका होमवर्क क्या है, आप अपने घर पे इस एक्सरसाइज को करने के बाद इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई करो, खाली मत बैठो, एग्जाम्पल्स को ट्राई करो। एक्सरसाइज 2.2 हमने ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 को जो है कंप्लीट कर देंगे। समझ में आई बात? तो चलें अभी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का कोड वर्ड है 3 टाइम्स, 3 बार आपको स्माइली जो है वो बना के कमेंट करनी है, मुझे पता चल जाएगा आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हो अपने नाम के साथ। ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए अच्छा, वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।